Welcome to all of you. Dear students, hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सभी का स्वागत करता हूं राव मोबीशाला एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। ये ऑनलाइन क्लास स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स जीके का है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो डेट है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो डेट के इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आज का संदर्भ निकल के आएगा क्या, उस पे बात करेंगे। अर्थात हमने पिछले एपिसोड में आपको 1 मई से लेकर 8 मई तक की सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। आज हम 9th ऑफ मई से लेकर टुडे 16th ऑफ मई के बारे में बात करेंगे। बोर्ड पे जैसा कि विदित है 9th मई टू 16th ऑफ मई 2022 के संदर्भ में देखें क्या क्या इंपॉर्टेंस बातें हैं। तो हम 9th मई 1866 में जाएं तो हम देखते हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म होता है। गोपाल कृष्ण गोखले, इनका जन्म स्थान रत्नागिरी में है जो महाराष्ट्र में है। इनका एजुकेशन जो हुआ फर्ग्यूसन कॉलेज जो आज भी कार्यरत है पुणे में है। ये कांग्रेस के 1889 में मेंबर बने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1905 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड किया जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये बात हम देख रहे हैं। अब अगला संदर्भ इनका क्या होता है, तो अगला संदर्भ इनका दिखा रहा है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो आया था बिल, उसमें इनका अच्छा खासा हम कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में इनका कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है। यानी कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बिल जो आई थी, जो 1907 से लेकर 9 तक कमिटी बैठी, 9 में पास हुआ और 1900 ठीक है 11 में ये लागू हो गया था। तो इसके निर्माण में इनकी सलाहकारी भूमिका दिखती है। इनका जो है डेथ 19th ऑफ फरवरी 1915 में हो गया। इन्हें जो हम देखें तो ये पॉलिटिकल गुरु ऑफ मिस्टर महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना के हुए। कुल मिलाकर के ये तो कुछ बानगी हुई, जरा इनको हाईलाइट करें। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिबरलिस्ट धारा के थे, नरमपंथी विचारधारा के थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इनके गुरु थे कौन, तो एमजी रानाडे, महागोविंद रानाडे माने जाते हैं। कहीं कहीं दादा भाई नौरोजी भी इनके राजनीतिक गुरु बताए गए हैं। रही बात अगली कि इनके पॉलिटिकल डिसाइपल यानी शिष्य कौन कौन हुए, तो मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों गोखले के शिष्य थे। गोखले 1889 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ही वॉज नॉट फाउंडर मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी। यानी कि 1885 में 28 दिसंबर को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में जो 72 सदस्य थे एज ए फाउंडर मेंबर, उनमें ये नहीं थे। ये सवाल आपका तैयार हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड की, जिसका मकसद क्या था, भारत सेवी समाज जो है मिलकर के देश की आजादी के लिए आगे बढ़े। ये भी एक काबिले तारीफ है। ये वही है जो गांधी जी को कई बार जा करके साउथ अफ्रीका में मिले और उनसे कहा कि अब समय आ गया है कि आप भारत आइए, भारत में आपकी मांग है। तो गांधी जी अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत आए और भारत उन्होंने पदार्पण किया। कब, तो याद रखिएगा एक्चुअली 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे एंड फाइनली बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेत हम देखते हैं 9 जनवरी 1915 को बंबई की धरती पर कदम रखते हैं और यहां इनका स्वागत इन्हीं के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। तो एक पॉइंट ये समझ में आ गया। दूसरी बात हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें कहा था कि पहले तुम भारत भ्रमण करो गांधी, उसके बाद नेतृत्व संभालना।
पहले भारत को जानो। तो करीब 1.5 साल, 2 साल वो भारत की यात्रा पर रहे। हालांकि उन्होंने 9 जनवरी 1915 को अपने इस चेले को रिसीव किया और खुद 19 फरवरी 1915 को दिवंगत हो गए, नहीं रहे हमारे बीच। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बनारस में अधिवेशन हुआ और उन्होंने भी मांग रखी थी किसकी? स्वराज की, लेकिन मंच से नहीं रखी थी, उन्होंने स्वराज की बात की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के इतने सारे सवालों में संदर्भ व्याप्त होता है और इस बहाने आज उनका जो जन्मदिन है 9 मई, इस बहाने हम गोखले को याद करते हैं तो गोखले के 10 सवाल याद हो जाते हैं। ये बहाना है, ये तारीख तो अपने आप में कुछ नहीं है, पर महापुरुष जब जिस तारीख से जुड़ जाते हैं वो तारीख महत्वपूर्ण हो जाता है। पॉइंट क्लियर? तो ये ध्यान में रखना। अब दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़े। अपना दूसरा सवाल क्या है? 10th ऑफ मई। हम आप सब जानते हैं 10 मई 1857 मेरठ शहर, मेरठ के हमारे क्रांतिकारियों ने वहां पर विद्रोह किया, हमारे क्रांतिकारी सिपाहियों ने विद्रोह किया। शाम के 4 बजे जो है वहां पे नील थे और बाघ जो थे अधिकारी थे, उन दोनों को घायल किया और अंततः दिल्ली चलो का नारा देते हुए सुबह 11 तारीख अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पहुंच गए थे, लाल किला। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 1857 की जो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है, जिसे विनायक दामोदर सावरकर ने कहा, ये बात ऑलरेडी बीपीएससी 8 मई 2022 को पूछा हुआ सवाल है, तो कहा था। तो याद रखना है कि ये कब कहां शुरू हुआ? 10 मई 1857 मेरठ से क्रांतिकारियों ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए इसकी शुरुआत की। तो ये एक इंपॉर्टेंट बातें हैं। पॉइंट क्लियर? अब इस कड़ी से आगे बढ़े 10 मई से। अब आपके पास जो सीन आएगा उस पर हम लोग बात करें। आइए अब हम इस कड़ी को जोड़ने का प्रयास करें। लुक, अब जो आपके सामने में सीन आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? उसका सीन क्या कहता है? हम आप सब जानते हैं 11 मई का अपना महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय शौर्य में। क्या? तो जरा गौर से सुनिए, थोड़ा पीछे लेके चलते हैं, 11 मई से थोड़ा पीछे। भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट फर्स्ट टाइम हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब की गई थी 18 मई 1974 आज के राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण नामक जगह पे। इस ऑपरेशन को पोखरण 1 नाम दिया गया और जब यह सक्सेस हुआ तो इसका कोड वर्ड था स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराते बुद्ध। ये बात है, समझ में आई बात? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखें तो कई वर्षों बाद जब हमारे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो फिर हमने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया और ये सेकेंड टाइम कह सकते हैं। 11 मई 1998 को आज के राजस्थान के जैसलमेर के वही पोखरण के पास एक छोटा सा कस्बा है खोत खलाई, तो खोत खलाई में ये टेस्ट किया गया। न्यूक्लियर बॉम्ब 3 टेस्ट किए हमने, 3। पहली बार तो एक ही किया था 74 में, अब 3 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए, सक्सेस रहा। हमारे वैज्ञानिक कौन थे, किनके नेतृत्व में? हमारे वैज्ञानिक भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम, नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान में रखना है। जो आपके लिए कहते हैं कि जब तुम्हारे हस्ताक्षर ऑटोग्राफ बन जाए तो समझो तुमने सफलता प्राप्त की है। कितने इंस्पायरेशनल बातें वो करते हैं। तो ये चीज़ है। उनका जन्मदिन जो 15 अक्टूबर होता है, हम विद्यार्थी दिवस के रूप में देश मनाता है। खैर चलिए, तो कहने का मतलब है वाजपेयी जी के समय सेकेंड टेस्ट हुआ 11 मई को और एक दिन बाद 13 मई को हमने फिर 2 बॉम्ब छोड़े, टेस्ट किया। एक न्यूक्लियर बॉम्ब और एक उसके साथ हाइड्रोजन बॉम्ब। कहने का मतलब है हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ऑटोमेटिकली नहीं विस्फोट होगा, उसको हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस का चाहिए और इतना टेम्परेचर जस्ट बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब ही छोड़ना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब साथ में एक्सप्लोड होता है। तो एक्चुअली न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, हीट बढ़ेगा, अपने आप क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा हाइड्रोजन बम का। तो एक न्यूक्लियर और एक हाइड्रोजन 13 मई को हमने छोड़ा। तो ये चीज़ है। तो याद रखिएगा 2 स्टेप हुआ और इसका नाम था पोखरण 2 ऑपरेशन का और इसमें हमारा कोड वर्ड था लाफिंग बुद्धा, हंसता हुआ बौद्ध। ठीक है ना? तो ये मान लें।
तो ये आपने देखा 11 और 13, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 11 की बात हो गई, अब हम आते हैं 12 के ऊपर। 12 के ऊपर क्या है पहले आप खुद देखिए, पहले तो 11 का देख लीजिए। 11th ऑफ May 1990, ठीक है 1998, पोखरण सेकेंड, ऑपरेशन का नाम है, कोड था लाफिंग बुद्धा। इंडिया टेस्टेड सेकेंड टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है 3 न्यूक्लियर बॉम्ब एंड 2 बॉम्ब्स ऑन 13th of May 1998, 1 न्यूक्लियर प्लस 1 हाइड्रोजन एट खुद खलाई जैसलमेर, ठीक है। अब देखिए अगले कड़ी में हम अब यहां है 18 मई 1974 को फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया, पोखरण 1 कहलाता है और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा और इंदिरा गांधी जी का समय था। अब 11 में आपके पास एक और आता है लेकिन 2000 में। अब क्या अगला कड़ी है तो याद रखिए 11th of May बट 2000 AD भारत की जनसंख्या 1 अरब को क्रॉस की। तो 1 अरब क्रॉस करना एक बड़ा ही लैंडमार्क सिचुएशन को बताता है। तो भारत में 1 अरब की आबादी कब पार की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 1 11 होते हैं, तो ये 11 मई को हुआ था 2000 ईस्वी में। ये दैट इज द इंपॉर्टेंट, वैसे ध्यान में रखना है। पॉइंट क्लियर, समझ में आई बात। अब 12 मई की तरफ चलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है 12 मई। लुक हियर, लुक हियर, 12 मई की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं 12 मई 1820 को आज के इटली के टस्कनी प्रांत के फ्लोरेंस नाम के शहर में एक अमीर घराने में एक लड़की पैदा होती है जो दुनिया में जानी जाती है लेडी विद लैम्प, जो दुनिया में जानी जाती है मदर ऑफ नर्सिंग सर्विस, जो दुनिया की पहली नर्स थी, जो दुनिया की पहली नर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड की, जो 1853 से 56 के वॉर ऑफ क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिकों की रक्षा कर रही है, हेल्थ ट्रीटमेंट दे रही है, स्वास्थ्य की देखभाल कर रही है, उसका इलाज कर रही है दिन रात एक। ये कोई और नहीं जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, जो उनका नाम ही है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत अमीर घर की थी और पूरी दुनिया ट्रैवल की, पर दुनिया को ट्रैवल करके समझ गई कि दुनिया क्या है। और समय के साथ वो जो है लंदन में रहते हुए सामाजिक सेवा में जुड़ गई। उनकी पोस्टिंग हुई तुर्की में ब्रिटिश एम्बेसी के थ्रू, कुछ काम के लिए वहां पे आर्मी थी कैंप में। और इतने में क्रीमिया युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटिश आर्मी भी इंगेज थी और भारत से मंगल पांडे भी ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन किए थे क्रीमिया वॉर में, मंगल पांडे भी। तो याद रखना है कि ये दोनों समकालीन हुए। तो ध्यान रखने की बात है कि इस क्रीमिया युद्ध में इन्हें भेजा गया नर्सिंग सर्विस के पर्पस से, किन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, और लेडी विद लैम्प का नाम पड़ा। समय के साथ ट्रेनिंग कॉलेज उन्होंने स्थापित किए। तो इस तरह से याद रखिए आज पूरी दुनिया में जो नर्सेस होती हैं, जब वो शपथ लेती हैं एक नर्स के तौर पे, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पे शपथ लेती हैं। ऑल द नर्सेस इन द वर्ल्ड टेकिंग द ओथ ऑफ द नर्सिंग सर्विस इन द नेम ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ओथ कहा जाता है। जैसे डॉक्टर्स एमबीबीएस वाले हिपोक्रेटिस ओथ लेते हैं, जिनके लिए भारत में कहा गया कि अब जो है चाहे तो चरक संहिता के तहत चरक का भी आप ले सकते हैं शपथ। तो अभी देखते हैं कि तमिलनाडु में एक कॉलेज में चरक के नाम पर शपथ ली गई है, तो बात उभर के आई पर लिया जा सकता है, वैकल्पिक है, कंपलसरी नहीं है। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इंपॉर्टेंस है। भारत में डिस्पेंसरी में फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ANM व्हाट्सोएवर जो भी होता है 30 लाख नर्सेस हैं। और नर्स का मतलब सिर्फ महिलाएं नहीं, लड़का लड़की सब हो सकते हैं। इन 30 लाख में 10 लाख के आसपास 10 से 12% के आसपास मेल नर्स हैं। मेरी माँ भी एक नर्स रही हैं, मेरी भांजी भी नर्स है, मेरी दो मौसी नर्स रही हैं। तो कहने का मतलब है हमारे घर में डॉक्टर और नर्स हैं, मैं उनके सेवाओं को समझ सकता हूं। तो ध्यान में रखना है एक बात और, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 12 मई को फ्लोरेंस
नाइटिंगेल के जन्मदिन पर जो वर्ल्ड नर्सिंग डे कहलाता है पे अवार्ड देती है नर्सेस को। ठीक है, इस बार भी अवार्ड गया है। तो ये याद रखिएगा 12 मई का इंपॉर्टेंस है। अब हम फिर आपको 13 मई के पास लेके आते हैं। जरा देखिए 13 मई का क्या है। लुक है, आप 13 मई के ऊपर बात कर सकते हैं। जरा मैं बताने की कोशिश करता हूं, जरा समझिए। बेटा, हम आजाद हो गए 1947 में और हमने अपने संविधान लिख के तैयार कर दिए और फिर फाइनली फुल्ली हमने इसे अडॉप्ट कर लिया। कब? इनेक्ट कर दिया 26 ऑफ जनवरी 1950। और उसके बाद तुरंत हमने जो है अपनी पहली लोकसभा के लिए जो है इलेक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। राज्यसभा का भी गठन करना था। तो ध्यान देंगे 3 अप्रैल, रिमेंबर 3 अप्रैल 1952 को हमारी राज्यसभा जो वर्तमान में है उसका गठन हुआ और 17 अप्रैल 1952 को हमारी जो वर्तमान लोकसभा है उसका गठन हुआ। तो लोकसभा गठन हो गया, राज्यसभा गठन हो गया, दोनों हो गए। राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिवली थे ही 1950 से 52 और राष्ट्रपति भी अब जो है मौजूद हैं। तो राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, तो हो गए ना 2 सदन और एक हमारे ऑफिस राष्ट्रपति। तो तीनों मिलकर भारत की संसद बनती है। तो संसद तैयार, तो अब संसद की कार्रवाई होगी, संसद का सत्र आरंभ होगा। बिल्कुल। तो याद रखिएगा 13 मई 1952 को भारत की पार्लियामेंट का सेशन प्रारंभ होता है। यानी आजाद भारत का विधिवत रूप से चयनित, चुनाव, निर्वाचित भारत की संसद का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? कहेंगे 13 मई 1952। तो 13 मई भी इंपॉर्टेंट है 1952, 3 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट है, 17 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट है। ऑल 3 डेट्स आर इंपॉर्टेंट एंड द वन ऑफ देम आई एम फोकसिंग ऑन 13th ऑफ मई। नेक्स्ट पे बात करते हैं। हमें नेक्स्ट पे क्या बात करनी चाहिए तो उसको गौर से समझिए। यू नो एज, यहां पे जो मैंने लिखा है 14th ऑफ मई 1796, ध्यान देंगे 14 मई 1796 को ब्रिटिश के एक डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स यानी काउ पॉक्स यानी चिकन, मतलब जिसको हम लोग चिकन पॉक्स भी कह देते हैं, जिसे आप चिकन पॉक्स नहीं काउ पॉक्स कहते हैं, चेचक का टीका तैयार किया था और 8 साल के जेम्स क्रिप्स नाम के बच्चे को पहला वैक्सीनेशन हुआ। याद रखिएगा, दुनिया की पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने तैयार की। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने तैयार की। इस एडवर्ड जेनर को हम क्या देखते हैं, ये स्कॉट मतलब ब्रिटेन के डॉक्टर थे, नाम एडवर्ड जेनर था और 1796 में उन्होंने ये इजाद किया। तो चेचक का टीका दुनिया का पहला वैक्सीन यानी टीका है और इसे जो लगाया गया था वही बताया 14 मई 1796 को एडवर्ड जेनर ने 8 साल के एक बच्चे को ये टीका लगाया था जिससे ये बीमारी हो गई थी। और उस बच्चे का नाम क्या था नहीं पूछेगा, जेम्स क्रिप्स है, नहीं पूछेगा, पर ध्यान रखें कि इसके बहाने आपको नॉलेज मिलती है। एडवर्ड जेनर, वैक्सीनेशन, चेचक का टीका सबसे पहले कब आया, ये बात मिलती है। ठीक है ना। अब हम 15 मई की ओर बढ़ेंगे और आपके सामने में है 15 मई और हम सब इससे वाकिफ हैं और वाकिफ होना भी चाहिए। ठीक है ना, ध्यान देना है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, वो हम फैमिली डे मनाते हैं, फैमिली डे, इंटरनेशनल फैमिली डे, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हम आप सब जानते हैं परिवार का क्या महत्व है। आप भी जानते हैं परिवार जो है, अरस्तु ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस की क्या है, माइक्रो यूनिट है, सूक्ष्म इकाई है, प्रथम यूनिट है। प्राइमरी यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज द फैमिली। जबकि सोक्रेट्स क्या कहता है कि जो राजा होता है उसको फैमिली से नहीं बंधा होना चाहिए, उसके भ्रष्टाचार का कारण ही उसकी फैमिली है। सबका अपना अपना ख्याल है, लेकिन एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास बिना परिवार के हो नहीं सकता, बिना परिवार के नहीं हो सकता।
अब परिवार की परिभाषा क्या है, ये यूएनओ के अकॉर्डिंग आप समझिए। परिवार की परिभाषा कहता है एक चूल्हे से, एक किचन से, यानी एक रसोई से जितने लोग खाना खाते हैं वह एक परिवार है। एक परिभाषा ये है यूएनओ की। जैसे हम परिवार वाले एक ही चूल्हे से खाते हैं तो एक परिवार है। अब परिवार में दो भाई हैं और दोनों ने अपने चूल्हे अलग कर लिए तो अब वो दो परिवार हो गया। जब तक एक है, ज्वाइंट है, एक परिवार है। अब हम मेस में रहते हैं और सैकड़ों बच्चे मेस से खाना खाते हैं, एक परिवार है। बहुत सारे हमारे रिक्शा तांगा वाले जो हैं ऑलरेडी हो सकता है वो अकेले हों और खुद खाना बनाते हैं और खाते हैं, वो एक परिवार है। तो एक व्यक्ति स्वयं में एक परिवार हो सकता है और मतलब 100-200 लोग भी मिलकर एक परिवार हो सकते हैं। तो परिवार की ये डेफिनेशन है, ठीक है। परिवार की प्राथमिक इकाई माता पिता का होना, संबंध बना के फिर बच्चे जो पैदा करते हैं संतति, इससे परिवार होता है, ठीक है। न्यूक्लियर परिवार का मतलब होता है मियाँ बीवी, एक बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे, अल्फा बीटा। और ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है जिसमें चाचा भी हो, दादा भी हो, दादी भी हो, ये चीजें, कभी कभी मामा भी रहते हैं, तो ये चीजें, तो ये ध्यान में रखना। परिवार दिवस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे चले, अगला हमारा कदम किसकी ओर है वो देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, आप भी जानते हैं। 1907 में 15 मई को, 1907 में 15 मई को हम देखते हैं कि पंजाब में एक व्यक्ति विशेष का जन्म होता है, जिस शख्स को आप कहते हैं सुखदेव थापड़। हम तो इनको प्यार से सुखदेव कहते हैं। ये सुखदेव थापड़ है, याद रखिएगा, लुधियाना में पैदा हुए। 1926 में इन्होंने फाउंडेशन डाला, किसका? नौजवान भारत सभा, जो ऑलरेडी हम देखें हिंदू, ठीक है ना, याद रखें, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का पार्ट था। तो कहने का मतलब है आज के पंजाब के लुधियाना में 1907 में 15 मई को जन्म लेते हैं सुखदेव थापर, और समय के साथ 1926 में वो नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं, नौजवानों को देश के कल्याण के लिए लगाते हैं। और हाँ, हम इन्हें देखें तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, यही वो तीन हैं जिन्होंने सैंडर्स की, जेवी सैंडर्स की हत्या कर दी लाहौर में, और तीनों पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला एंड फाइनली इन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। और हमारे ये तीनों शहीद हमारे दिल में सदा के लिए घर कर गए, बस गए। तो कहने का मतलब है सुखदेव, पॉइंट समझ आया? जो आज भी उसको आप याद करते हैं तो सुख की अनुभूति होती है कि ये है माँ का लाल, ये है धरती पुत्र, ये है युवा, ये है देश का रक्षक। तो एक फील देता है। तो याद रखिएगा, आज 15 मई सुखदेव का बर्थडे है ना? तो ये चीजें ध्यान में रखना है। अब अगले पॉइंट पर आ जाएं। अगली पॉइंट क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिएगा। आज की तारीख जो है उस पर हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज 16 मई है और आज बुद्ध पूर्णिमा है, बैशाख पूर्णिमा है आज। ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध, जिन्हें हम बौद्ध धर्म के प्रणेता कहते हैं, संस्थापक कहते हैं, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह बैशाख पूर्णिमा को। गौतम बुद्ध को पीपल पेड़ के नीचे बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, जो फल्गु की सहायक होती है, 35वें वर्ष की उम्र में जो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, जिन्हें हम निर्वाण कहते हैं, मोक्ष, तो निर्वाण प्राप्ति भी इन्हें बैशाख पूर्णिमा को ही हुई। समय के साथ हमारे बीच गौतम बुद्ध नहीं रहे, दिवंगत हो गए। उन्हें बौद्ध धर्म की भाषा में कहते हैं महापरिनिर्वाण पर चले गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए, महापरिनिर्वाण हुआ उनका। ये भी बैशाख पूर्णिमा को हुआ था जब वो 80 वर्ष के हो चुके थे। तो 563 बीसी में बैशाख पूर्णिमा को अपनी मां महामाया के गर्भ से ये जन्म लेते हैं, शाल वृक्ष के नीचे लुम्बिनी नामक वन में, फॉरेस्ट में, जो कपिलवस्तु राज्य में था, जो आज नेपाल की तराई वाले प्रदेश में मौजूद है, नेपाल में है।
शाक के कबीले का यहाँ शासन था, शाक के राजा शुद्योधन थे, उन्हीं की पत्नी महामाया के गर्भ से जन्म लेता है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का यानी बौद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है आज, उनके जन्म का दिन है, उनके निर्वाण ज्ञान का दिन है, उनके महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु का दिन है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 घटनाएं बौद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाई जाती है। 2022 में ये जो मनाई जा रही है, भव्य लेवल पर मनाते तो हैं ही हमेशा, लेकिन ध्यान रहे इनका जन्म स्थान लुम्बिनी आज नेपाल में है और हमारे मोदी जी 5 घंटे आज फिलहाल नेपाल में हैं। तो नेपाल में मोदी जी हैं और शेर बहादुर देउबा जो उनके समकक्ष प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ वार्तालाप भी होगी, मीटिंग भी होगी, बात भी होगी। इंडियन डियास्पोरा जो वहाँ पर हैं, जिन्हें हम मधेशिया कहते हैं नेपाल में, उनके साथ बातचीत भी होगी। 3 घंटे के लिए मंदिर बिल्कुल क्लोज कर दिया गया, वहाँ कोई नहीं जाएंगे। हमारे सारे सिक्योरिटीज़ वहाँ पहुँच करके 4 दिन पहले ही से सारा सिस्टम को अपने हाथ में कंट्रोल में ले लिया गया है। तो याद रखिएगा कि महामाया का मंदिर भी लुम्बिनी में है, गौतम बुद्ध का तो पूरा का पूरा याद ही लुम्बिनी में है। तो तात्पर्य है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बहुत ही अच्छा दिन है, ठीक है। आज हमें बुद्ध के ज्ञान को अपने दिल और दिमाग में थोड़ा बहुत रखना चाहिए, इससे अनुभूति अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। बात समझ में आई? तो आज का ये है। मैं आपको बाय द वे ऐसे बता दूं कि 17 मई 1498, जो नेक्स्ट कल होगा 17 मई, लेकिन 1498 में वास्को डी गामा भारत की धरती पर आज के केरल के जमोरिन, जहां वहां शासन करते थे, राजा को जमोरिन कहते, उसके दरबार में पहुंचे थे। इन द सेंस ऑफ कोझिकोड यानी कैलिकट बंदरगाह पहुंचे थे। तो वास्को डी गामा जो पुर्तगाली व्यापारी थे, वह 17 मई 1498 को भारत के आज के केरल के जो जमोरिन नाम के राजा हुआ करते वहाँ, उनके शासनकाल में उनके एक बंदरगाह शहर कालीकट जो आज कोझिकोड कहलाता है, वहाँ पहुँचे थे, यानी भारत आए थे। तो ये चीज़ें पॉइंट क्लियर। अब ध्यान देना है, ऐसे ही 18 मई, 19 मई, 20 मई, 21 मई, 22 मई का हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। टिल देन के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मोबीशाला ऐप डाउनलोड करें। उसमें इंस्टीट्यूट का कोड आपको डालना है। हमारा कोड है RAUS1972, राउज, RAUS, राउज 1972, और फिर आप सुनील सर के ऑनलाइन क्लास पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। हम BPSC स्पेशल क्लास देते हैं, करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास देते हैं। तो करंट अफेयर्स, BPSC और टेस्ट सीरीज, ये 3 पे हमारा फोकस्ड है। और GS फाउंडेशन, IAS, PCS और UGC नेट के लिए। IAS का तात्पर्य IAS ही है, लेवल वही रहेगा। PCS ऑलरेडी इसमें कवर होगा। खासकर हमारा PCS 2 ही फोकस्ड है, एक बिहार और एक उत्तर प्रदेश, और कोई नहीं। जो बिहार तैयारी करेगा ऑटोमेटिकली झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की भी तैयारी होगी, वो दोनों मिलके ही है। BPSC, JPSC और एक UPSC प्लस UGC में हमारा फोकस नेट एग्जाम है हिस्ट्री को लेके, और PGT में हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, क्या कहते हैं, इकोनॉमी हो या फिर ज्योग्राफी हो उसका, और TGT सोशल साइंस अपने आप कवर कर देता है। तो हमारा फोकस सोशल साइंस पे है, ह्यूमैनिटीज़ पे है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है ही। तो कुल मिलाकर के हमारा GS और करंट अफेयर्स के फोकस्ड हैं UPSC, BPSC, UPPSC, UGC, ठीक है, और आपका करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच।